हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिशन शिक्षा। दिस इज़ अनामिका। हमारे चैनल पर शिक्षा शास्त्र से जुड़ी हुई जानकारियों को वन बाय वन करके साझा किया जा रहा है। कल के हमारे क्लास में हमने टीचिंग के मॉडल्स जो हैं उसकी चर्चा की थी और टीचिंग के मॉडल्स के अंतर्गत आज हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कवर होने वाला है, जो है कि रॉबर्ट ग्लेसर का टीचिंग मॉडल। रॉबर्ट ग्लेसर का जो टीचिंग मॉडल है उसे हम बेसिक टीचिंग मॉडल भी कहते हैं और ये मॉडल यूजीसी नेट एजुकेशन और यूजीसी नेट के पेपर 1 के दृष्टिकोण से, साथ में पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, बीएड, एमएड, इन सब के परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलिए इस टॉपिक की हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम इसके नामों की चर्चा कर लें कि किन किन नामों से इस मॉडल को हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे बेसिक टीचिंग मॉडल, इंग्लिश में तो हम इसको ऐसा बोलेंगे, लेकिन हिंदी में ये मौलिक या मूलभूत या बुनियादी शिक्षण प्रतिमान करके आता है। और इसमें जो प्रोपाउंडर हैं, बेसिक टीचिंग मॉडल के जो प्रतिपादक हैं प्रोपाउंडर, ये हैं रॉबर्ट ग्लेसर। 1962 में इन्होंने ये मॉडल दिया था। इस मॉडल को जॉयस और वेल ने क्लासरूम मीटिंग मॉडल कहा है। तो जब कल इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने जब इसके क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया था, तो उसमें था कि जॉयस और विल ने जो है इसकी क्लासिफिकेशन ऐसी दी है जिस क्लासिफिकेशन को सर्वमान्य स्थिति में स्वीकार किया जाता है, और इसके अंतर्गत 4 परिवार आते थे और उन 4 परिवारों के अंतर्गत ये जो है, अगर हम बेसिक टीचिंग मॉडल की बात करें तो ये किस परिवार के अंतर्गत ये सम्मिलित है, इसको देखें तो मनोवैज्ञानिक शिक्षण प्रतिमान जो है उसके अंतर्गत भी ये सम्मिलित है। मनोवैज्ञानिक शिक्षण प्रतिमान जो सबसे पहले था, ऐतिहासिक मनोवैज्ञानिक शिक्षण प्रतिमान, आप इससे पहले की क्लास में ज़रूर जाइए और उसमें क्लासिफिकेशन को ज़रूर देखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और उस वीडियो में मैंने क्या किया है कि जितने भी मॉडल्स हैं और मॉडल्स के जो भी प्रोपाउंडर्स हैं उनको कवर किया है। तो ये क्या है, रॉबर्ट ग्लेसर की डिटेल क्लास है। तो यहाँ पे क्या है, रॉबर्ट ग्लेसर टीचिंग मॉडल में ये क्या है, मनोवैज्ञानिक शिक्षण प्रतिमान के अंतर्गत भी ये सम्मिलित हैं। इसके साथ साथ ये आधुनिक शिक्षण प्रतिमान के अंतर्गत भी सम्मिलित हैं। यानी इन्हीं का मॉडल, रॉबर्ट ग्लेसर का ही मॉडल मनोवैज्ञानिक शिक्षण प्रतिमान और साथ साथ आधुनिक शिक्षण प्रतिमान, दोनों ही प्रतिमानों में कवर किया जाता है। और आधुनिक शिक्षण जो प्रतिमान थे वो भी, क्योंकि आगे 4 फैमिलीज़ में डिवाइड थी, तो वो 4 फैमिलीज़ में से किस फैमिली के अंतर्गत आता है, तो वो भी जो है व्यक्तिगत स्रोत शिक्षण प्रतिमान, यानी पर्सनलाइज्ड रिसोर्स टीचिंग मॉडल के अंतर्गत ये आता है। और उस क्लासिफिकेशन में जब हमने व्यक्तिगत स्रोत टीचिंग मॉडल पढ़ा था, तब उसके अंतर्गत हमने जो नाम पढ़ा था इस मॉडल का, वहाँ हमने इसको क्लासरूम मीटिंग टीचिंग मॉडल के नाम से पढ़ा था। जबकि मनोवैज्ञानिक शिक्षण प्रतिमान के अंतर्गत हमने इसको बेसिक टीचिंग मॉडल के नाम से पढ़ा था। आई होप कि ये बात आपको क्लियर होगी कि बेसिक टीचिंग मॉडल ही क्लासरूम मीटिंग मॉडल है और बेसिक टीचिंग मॉडल इसको मनोवैज्ञानिक शिक्षण प्रतिमान के अंतर्गत बोलते हैं। और क्लासरूम मीटिंग जो है इसको जॉयस और विल ने बोला है क्लासरूम मीटिंग, और ये किसके अंतर्गत आता है, तो मॉडर्न टीचिंग मॉडल के अंतर्गत, जो पर्सनलाइज्ड रिसोर्स टीचिंग मॉडल थे उसके अंतर्गत ये सम्मिलित है। आगे अगर हम चर्चा करें कि यहाँ पे ये इस मॉडल की क्या मान्यता है, क्या एजम्पशन लेकर के ये चलता है कि टीचिंग वास्तव में क्या है, क्योंकि ये टीचिंग मॉडल है तो ये टीचिंग के बारे में क्या सोचता है। तो रॉबर्ट ग्लेसर के टीचिंग मॉडल में टीचिंग क्या होती है, शिक्षण वह विशेष क्रिया है। शिक्षण क्या है, एक विशेष क्रिया है जो अधिगम की उपलब्धि पर केंद्रित होती है। यहाँ ध्यान देने की बात है कि जो शिक्षण की प्रक्रिया है वो अधिगम की उपलब्धि पर केंद्रित होती है, यानी कि जितनी भी ज़्यादा हम अधिगम को उपलब्धि करेंगे, अधिक से अधिक अधिगम में उपलब्धता हो, इसी पर जो है ये मॉडल हमारा क्या है, केंद्रित होता है। और इस प्रकार उन क्रियाओं का अभ्यास किया जाता है जिससे छात्रों का बौद्धिक एकीकरण और उनके स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता पहचानी जाती है। तो इनके जो है इन्होंने टीचिंग के बारे में बताया है कि टीचिंग क्या होती है, वो लर्निंग आउटकम्स पर जो है वो केंद्रित होती है और साथ साथ ही
ये क्या करता है कि ये छात्रों के जो बौद्धिक एकीकरण का कार्य करता है और बच्चों के अंदर स्वतंत्र निर्णय की लेने की जो क्षमता है, उन क्षमता की पहचान की जाती है, उनका विकास किया जाता है। और इन सभी के दृष्टिकोण से आगे बढ़ते हुए हम लोग क्या करते हैं, छात्रों का सर्वांगीण विकास करते हैं। तो टीचिंग को इन्होंने एक विशिष्ट प्रक्रिया जो है माना है। तो बेसिक टीचिंग मॉडल के अंतर्गत टीचिंग जो है एक विशिष्ट प्रक्रिया है जो अधिगम की उपलब्धि पर केंद्रित होती है। अब हम अगर ये बात करें कि इसको बेसिक टीचिंग मॉडल क्यों कहते हैं या क्लासरूम मीटिंग मॉडल हम इसको क्यों कहते हैं, इसका ये नाम क्यों है, तो वास्तव में बेसिक टीचिंग मॉडल इसका नाम इसलिए है क्योंकि यहाँ पे क्या है, बड़े ही मौलिक तरीके से, बड़ी ही सहज सरल इसमें क्या है प्रक्रियाएं हैं। इसके बड़े ही सरल प्रक्रियाएं हैं, इसमें कुछ भी जटिलता नहीं है। और इन सब के बावजूद भी शिक्षण की उपलब्धियों के जितने भी आसार हैं वो सारे को ये कवर करके चलता है, इसलिए हम इसको बेसिक टीचिंग मॉडल कहते हैं। साथ ही इसको क्लासरूम टीचिंग मॉडल क्यों कहते हैं, तो इसके अंतर्गत यहाँ पे क्लासरूम में बच्चों टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो है आपस में क्या हो जाता है, एक सभा सी हो जाती है, मीटिंग होती है, उनमें गोष्ठी का आयोजन होता है, आपस में वो इंटरेक्ट करते हैं, इसलिए इसको जो है क्लासरूम मीटिंग मॉडल कहते हैं। जिस तरीके से एक मीटिंग में क्या होता है, व्यक्ति शामिल होते हैं और उन व्यक्तियों के बीच में अंतरक्रिया होती है, उसी प्रकार से इस मॉडल में यहाँ पे क्लासरूम इन्वायरमेंट में क्या है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं और जो टीचर हैं उनके बीच में क्या है इंटरेक्शन होता है, टीचर और स्टूडेंट के बीच में, और स्टूडेंट्स के बीच में भी आपस में इंटरेक्शन होता है, इसलिए इसको क्लासरूम मीटिंग मॉडल भी कहते हैं। आई होप कि आपको ये नाम क्लियर हो गए होंगे। आगे हम अगर बात करें कि इस टीचिंग मॉडल में सर्वाधिक बल किस पे दिया जा रहा है, तो इसमें फीडबैक पे सबसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा इस पे बल दिया जाता है, फीडबैक पर। फीडबैक पे बल इसमें इसलिए दिया जा रहा है कि ये मान करके चल रहा है कि यहाँ पे हमें क्या करना है कि अधिगम की जो उपलब्धियाँ हैं वो अधिक से अधिक हमें प्राप्त करनी है। तो इसके लिए जो है अधिगम की उपलब्धियाँ प्राप्त हो, इसके लिए टीचर भी जिम्मेदार है और स्टूडेंट्स भी जिम्मेदार हैं। और इस मॉडल के अंतर्गत टीचर भी सक्रिय रूप से होकर के पढ़ा रहा है और स्टूडेंट्स भी सक्रिय होकर के पढ़ रहे हैं और दोनों आपस में क्या है इंटरेक्ट कर रहे हैं। इसलिए जो है जब इनका मूल्यांकन होगा, मूल्यांकन की प्रक्रिया से जो आउटकम्स निकल करके आते हैं तो वो आउटकम्स एक फीडबैक देने का काम करते हैं, किसे, स्टूडेंट्स को भी और टीचर्स को भी। स्टूडेंट्स को ऐसे कि वो ये जान सके कि उन्होंने जो कुछ भी अधिगम की उपलब्धियां की हैं वो किस सीमा तक कारगर हैं, और टीचर्स के लिए इसलिए कि उन्हें पता चले कि उनकी जो टीचिंग स्टाइल है, उन्होंने जिस भी तरीके से क्लासरूम में इंटरेक्ट करा है बच्चों के साथ, उससे बच्चों ने किन किन उद्देश्यों की प्राप्ति कर ली है और हमारे ये जो पढ़ाने का तरीका है ये बच्चों पर कितने हद तक प्रभावी हो सका है। तो इस मॉडल के अंतर्गत फीडबैक पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे कि ग्लेसर के जो टीचिंग मॉडल है इसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं, क्या पद होते हैं। हम इसको कह सकते हैं कि ये इसके भाग हैं, चरण हैं। तो क्या क्या पार्ट्स हैं इसमें ग्लेसर के टीचिंग मॉडल में, तो ग्लेसर के टीचिंग मॉडल में 4 पार्ट्स होते हैं। अनुदेशात्मक उद्देश्य, प्रारंभिक व्यवहार, अनुदेशात्मक प्रक्रिया, निष्पत्ति या निष्पादन, मूल्यांकन। इंग्लिश में इनका हम नाम देख लेते हैं। अनुदेशात्मक उद्देश्य को कहते हैं इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, और प्रारंभिक व्यवहार यानी एंटरिंग बिहेवियर इसे बोलते हैं। अनुदेशात्मक प्रक्रिया इसे इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर बोलते हैं। निष्पत्ति मूल्यांकन को परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन कहते हैं। ग्लेसर ने अपने टीचिंग मॉडल में जो इन चारों पदों को व्यवस्थित किया है वो एक तरीके से व्यवस्थित किया है। वो तरीका क्या है कि इन्होंने जब अपना मॉडल प्रस्तुत किया है तो इसमें इन्होंने 4 यहाँ पे क्या है डिवीज़न बनाए हुए हैं। इन चारों डिवीज़न को इन्होंने क्या किया है, एक लूप से जोड़ दिया है। अगर आप ध्यान दें तो इसमें पहला डिवीज़न क्या है, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, फिर एंटरिंग बिहेवियर, इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर और परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। आप देख रहे हैं कि ये चारों ही पार्ट्स क्या हैं, आपस में लिंक्ड हैं। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो 4 स्टेप्स हैं, ये चारों स्टेप्स आपस में क्या है, इंटरकनेक्टेड है और इन सबको फीडबैक के माध्यम से जोड़ा गया है।
तो आप समझ पा रहे हैं, इसी वे में जो है इस मॉडल को प्रेजेंट किया जाता है, जिसमें इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, एंटरिंग बिहेवियर, इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर और परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन को फीडबैक लूप के माध्यम से जोड़ा जाता है। इसको बोलते हैं फीडबैक लूप। आगे बढ़ते हैं कि ये होते क्या हैं वास्तव में। अगर इनका ये नाम कहा जा रहा है तो ये मतलब क्या है इसका। अनुदेशात्मक उद्देश्य क्या होते हैं। अनुदेशात्मक उद्देश्य वो उद्देश्य हैं जिनको ध्यान में रखते हुए ये शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया संचालित की जा रही है, इस मॉडल को बनाया गया है। कोई भी मॉडल जो बेसिक टीचिंग मॉडल के अंतर्गत बनाया जा रहा है तो उसके क्या हैं, एक उद्देश्य निर्धारित किए जाएंगे, वही अनुदेशात्मक उसका उद्देश्य है। ये उद्देश्य टीचर निर्धारित करता है और टीचिंग करने से पहले ही जो है इसका निर्धारण कर लिया जाता है, यानी शिक्षण प्रदान करने से पूर्व ही अनुदेशात्मक उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। अनुदेशात्मक उद्देश्य वास्तव में वे उद्देश्य हैं जिनको एक टीचर शिक्षण देने से पूर्व निर्धारित करता है, और ये जो अनुदेशात्मक उद्देश्य हैं वास्तव में ये दिशा प्रदान करते हैं टीचिंग को कि किस रास्ते में चलते हुए हमें किस मार्ग की तरफ चलना है, कि हमें जो है बच्चों के अंदर क्या प्रस्तुत करना है और क्यों प्रस्तुत करना है, ये उसका उद्देश्य है। और यानी कि अगर हम ये ज्ञान बच्चों को प्रोवाइड कराएंगे तो बच्चों के अंदर क्या क्या चीज़ें डेवलप इससे होने वाली हैं और क्या चीज़ों को डेवलपमेंट करने के लिए हमें क्या चीज़ें प्रोवाइड करनी है। शिक्षण के उद्देश्यों को क्या करता है, जो शिक्षण के जो उद्देश्य हैं, ये अनुदेशात्मक उद्देश्य क्या करता है, उनको लीड करने का काम करता है। और अनुदेशात्मक उद्देश्य ही होते हैं जिसकी वजह से टीचिंग और लर्निंग का एक दायरा बन जाता है, एक लिमिट बन जाती है कि किस क्षेत्र सीमा के अंतर्गत रह करके हमें शिक्षण देना है और किस क्षेत्र सीमा तक अधिगम करना है। तो ये क्या है, प्री डिटरमाइंड कर लिया जाता है, इसको टीचर करता है। यहाँ पर ये बात ध्यान देने की है कि जो अनुदेशात्मक उद्देश्य हैं ये पूरी तरह प्रेक्षणीय हैं, ऑब्जर्वेबल हैं और ये मापने योग्य भी हैं, इनका मेज़रमेंट किया जा सकता है, इनको देखा जा सकता है। तो अधिगम के क्या हैं, ये उद्देश्य निर्धारित कर दिए जाते हैं, जो इसको हम अनुदेशात्मक उद्देश्य यहाँ पर बोलते हैं। आगे अगर हम चर्चा करें प्रारंभिक व्यवहार, प्रारंभिक व्यवहार का तात्पर्य है कि छात्रों के कोई भी अधिगम की प्रक्रिया अगर हमें संचालित करनी है तो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में हमें ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि बच्चे का पूर्व ज्ञान का स्तर क्या है, उनके बुद्धि का स्तर क्या है, उनके अंदर अधिगम की योग्यताएं किस प्रकार की हैं। अगर हम इन बातों का आकलन नहीं करेंगे तो हम कभी भी टीचिंग को अच्छे तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे और जो अधिगम की जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य भी सफल नहीं होगा। तो बच्चों के अकॉर्डिंग अगर हमें चीज़ें व्यवस्थित करनी है तो सबसे पहले बच्चों के प्रारंभिक व्यवहार का अध्ययन करना होता है। ये जो प्रारंभिक व्यवहार है इसका आकलन जो है इसमें निर्धारित अनुदेशात्मक उद्देश्यों के अनुरूप जो है ये क्वेश्चन ऐसा बन जाता है कि कोई भी अगर हम निर्धारित जो हमने अनुदेशात्मक उद्देश्य निर्धारित करे हैं क्या इसकी प्राप्ति संभव हो सकेगी। हम जो टीचिंग प्रोवाइड करने जा रहे हैं वो टीचिंग हमें किस लेवल से स्टार्ट करनी है बच्चों के अकॉर्डिंग, क्योंकि बच्चे का पूर्व ज्ञान अगर जीरो होगा तो हमें उनको बिल्कुल बेस से पढ़ाना होगा। बच्चा अगर कुछ चीज़ों को जानता होगा तो हम जहाँ से वो जानता है उसके ऊपर से चीज़ें शुरू करेंगे। तो हमें इन सारी चीज़ों की जानकारी होना ज़रूरी है जिसको कि हम प्रारंभिक व्यवहार के अंतर्गत काउंट करते हैं। तीसरा इनका पद है अनुदेशात्मक प्रक्रिया, यानी कि अब यहाँ पर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या है स्टार्ट होगी, वास्तव में इम्प्लीमेंट होगी। किसके माध्यम से, यहाँ पे ही हम बहुत सारे जो टीचिंग मेथड्स होते हैं, टीचिंग टेक्निक्स होती हैं, जो TLMs होते हैं, शिक्षण सहायक सामग्री, इन सभी का प्रयोग करके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को यहाँ पे क्या है संपादित किया जाएगा और शिक्षण के जो अनुभव हैं, अधिगम के जो अनुभव हैं वो शिक्षण की प्रक्रिया के माध्यम से बच्चों को प्रदान किया जाएगा। तो ये क्या है, ये इम्प्लीमेंटेशन का अंतःक्रिया का जो है ये स्तर है। इसी स्तर पे इसी पद में जो अनुदेशात्मक प्रक्रिया है इसी पद में क्या होता है टीचर और स्टूडेंट के बीच में आपस में क्या है इंटरेक्शन होता है। क्योंकि अभी इससे पहले हमने देखा कि उद्देश्यों का निर्धारण टीचर ही कर रहा है, पूर्व ज्ञान का निर्धारण बच्चों का पूर्व ज्ञान चेक कर लिया टीचर ने कर लिया। तो अब जो टीचिंग की प्रक्रिया जो संचालित होनी है वो अब यहाँ से होगी और टीचर स्टूडेंट आपस में इंटरकनेक्टेड होंगे
और उनके बीच में क्या है, इंटरेक्शन होगा, और उस इंटरेक्शन की प्रक्रिया को हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे, अनुदेशात्मक प्रक्रिया कहेंगे। आगे है इसमें क्या, आगे है इसमें निष्पत्ति या निष्पादन मूल्यांकन, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। तो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन क्या है, अब हमने क्या किया है, टीचिंग प्रोवाइड कर दी है, बच्चों को अधिगम अनुभव हमने प्रदान कर दिया है। अब वो अधिगम अनुभव किस सीमा तक सफल हुए हैं, हमने जो उद्देश्य बनाए थे अनुदेशात्मक, हमने जो उद्देश्य बनाए उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कहाँ तक संभव हो पाए हैं, किन सीमा तक ये पहुँच सके हैं, और साथ में जो है ये इन उद्देश्यों को प्राप्ति करने से हम कितना पीछे रह गए हैं, या सच में सफल हो गए या असफल हो गए, इन सारी विधियों का ज्ञान जो है वो यहाँ पे निष्पादन मूल्यांकन, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के अंतर्गत हम लोग करते हैं। इसी स्टेप में मूल्यांकन में कौन सी विधियों का इस्तेमाल किया जाएगा इसका भी निर्धारण किया जाता है, यानी मूल्यांकन की विधि का भी निर्धारण हुआ और साथ में मूल्यांकन की प्रक्रिया भी यहाँ पे क्या है, संचालित की जा रही है, जो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के अंतर्गत। और यहाँ पे जब परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन हो जाती है तो अब उसके जो रिज़ल्ट निकल कर के आते हैं वो रिज़ल्ट क्या है, फीडबैक देने का काम करते हैं स्टूडेंट्स को भी और टीचर को भी, जो कि मैंने पहले भी बताया यहाँ पे। टीचर को इसलिए कि उसे पता चले कि उन्होंने जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया संचालित करी है, जिस मेथड्स का यूज किया है, जिन तरह के TLMs का यूज किया है, जो टेक्नोलॉजी उन्होंने इस्तेमाल करी है, जो टेक्निक्स उन्होंने इस्तेमाल करी है, वो कितना कारगर हुआ और अधिगम के उद्देश्यों को हमने कितना सफलता रूप से हमने प्राप्त किया है, बच्चे के अंदर जो वांछित व्यवहार है वो कितना हमने प्राप्त किया है। और बच्चों के लिए इसलिए उन्हें अपने ज्ञान का स्तर पता चल जाता है कि हमने जो यहाँ पे अधिगम किया है वो अधिगम हमने कितना अचीव किया है, और बच्चों को अपना लेवल पता चल जाता है। तो ये क्या है, टीचर और स्टूडेंट दोनों को ही फीडबैक देने का कार्य यहाँ पे किया जाता है। तो ये तो हो गई क्या है, शिक्षण, ये ग्लेसर के प्रतिमान के पद की यहाँ पे इन पदों के माध्यम से यहाँ पे मॉडल संचालित की जा रहे हैं। तो अब अगर हम इन पदों को इनके किसी मॉडल के एलिमेंट्स में अगर हम व्यवस्थित करना चाहें, याद कीजिए पिछले वीडियो में मैंने बताया कि हर एक मॉडल का क्या होता है, एलिमेंट्स, कुछ जो है एलिमेंट्स होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं किसी भी मॉडल के अंतर्गत, वो एलिमेंट्स आने ही वाले हैं। तो उन एलिमेंट्स के नाम की हम फिर से यहाँ पे रिकॉल करते, क्या था उसमें, सिंटैक्स नहीं, पहला क्या था, फोकस था, फोकस के बाद सिंटैक्स, उसके बाद यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शंस, सपोर्ट सिस्टम, सोशल सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम। तो आप कहेंगे कि मैम यहाँ तो 5 आपने बता दिया, कल तो 4 बताया था। तो वास्तव में यहाँ पे क्या है कि ये होती प्रक्रियाएं 4 हैं। मैंने कल ही ये क्लियर किया था कि कहीं कहीं 4 दिए रहते हैं यहाँ पे तत्व, कहीं 5 दिए रहते हैं, कहीं किसी को एलिमिनेट कर दिया जाता है। तो अगर यहाँ पे हम ग्लेसर के मॉडल को अगर हम इनके तत्वों में निरूपित करें एलिमेंट्स में, तो इनके अंतर्गत कौन कौन से एलिमेंट्स यहाँ पे काउंट हुए हैं। तो आप देखिए इनके अंतर्गत 4 एलिमेंट्स यहाँ पे काउंट हुए हैं, कौन कौन से, सिंटैक्स, प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शंस, सोशल सिस्टम और सपोर्ट सिस्टम। आप ध्यान दे पा रहे हैं यहाँ पे फोकस का एलिमेंट नहीं है। फोकस का एलिमेंट इसलिए नहीं है क्योंकि सिंटैक्स में ही फोकस को जोड़ दिया गया है। अगर आप ध्यान दें, चलिए हम इसकी चर्चा कर ले 1 बाय 1 कि इसके सिंटैक्स में जो है क्या आती हैं। देखिए क्वेश्चन आपसे ऐसे सीधा पूछेगा कि ग्लेसर के बेसिक टीचिंग मॉडल के सिंटैक्स में कौन कौन सम्मिलित हैं या सिंटैक्स में कौन कौन सम्मिलित नहीं है। तो इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे आ सकते हैं। तो ग्लेसर का जो टीचिंग मॉडल है उनके सिंटैक्स में 4 चीज़ें आती हैं। वो 4 चीज़ें क्या हैं? सबसे पहले शैक्षिक उद्देश्यों का निरूपण, पूर्व व्यवहार का निश्चय, अनुदेशात्मक प्रक्रिया, निष्पादन, मूल्यांकन। इंग्लिश में अगर चर्चा करें, शैक्षणिक उद्देश्यों का निरूपण, ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, पूर्व व्यवहार का निश्चय, डिटर्मिनेशन ऑफ प्रीवियस बिहेवियर, अनुदेशात्मक प्रक्रिया यानी इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर, और निष्पादन मूल्यांकन यानी कि निष्पादन मूल्यांकन, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। तो ये क्या है? ये चारों ही प्रक्रियाएं इसके
सिंटैक्स में जो है वो सम्मिलित हैं। सिंटैक्स मतलब संरचना, लेकिन मैंने जो है पिछली वीडियो में ये बात क्लियर करी थी कि इसको हिंदी में न याद करके इंग्लिश में याद करें तो हम क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो सिंटैक्स के अंतर्गत क्या चीज़ें सम्मिलित हैं? 4 शैक्षणिक उद्देश्यों का हम पहले क्या करेंगे? निरूपण करेंगे, पूर्व व्यवहार का निश्चय करेंगे, अनुदेशात्मक प्रक्रिया देंगे, निष्पादन का मूल्यांकन करेंगे। ये इसके सिंटैक्स में आता है, यानी इस मॉडल का यहाँ पे ये जो बात कही जा रही है ये इस मॉडल का क्या है? सिंटैक्स है। तो ये सिंटैक्स हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शंस क्या आएंगे? प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शंस यानी कि प्रतिक्रिया के सिद्धांत। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्रतिक्रिया के सिद्धांत में यहाँ क्या है? क्लासरूम इंटरेक्शन हो रहा है, टीचर और स्टूडेंट के बीच में क्या है? इंटरेक्शन हो रहा है। पूछा जाए कि रॉबर्ट ग्लेसर के रिएक्शन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन के अंतर्गत कौन सी प्रक्रिया संचालित की जाती है? तो हमारा आंसर होगा अंतरक्रिया, इंटरेक्शन। इसके सोशल सिस्टम में क्या क्या आएगा? तो इनके सोशल सिस्टम कैसा है? जनतंत्रात्मक है। जनतंत्रात्मक क्यों है? डेमोक्रेटिक क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो शिक्षक और छात्र हैं उन दोनों का ही महत्व है और दोनों को समान अवसर प्राप्त किए जा रहे हैं। शिक्षक को भी टीचिंग प्रोवाइड करने का और छात्र को भी लर्निंग अचीव करने का समान अवसर दिया जा रहा है। दोनों के लिए फीडबैक सिस्टम है, मॉडल दोनों के लिए ही बनाया जा रहा है, इसलिए इनके टीचिंग मॉडल में दोनों का समान रूप से महत्व है। इसलिए हम क्या कहते हैं कि इनके मॉडल का जो सोशल सिस्टम है वो कैसा है? डेमोक्रेटिक है, जनतंत्रात्मक है। तो रॉबर्ट ग्लेसर के टीचिंग मॉडल में सपोर्ट सिस्टम में क्या क्या आएगा? सपोर्ट सिस्टम में जो भी क्लासरूम में टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट को बनाने के लिए जो भी चीज़ें हेल्पफुल होने वाली हैं वो सब इनके सपोर्ट सिस्टम में आती हैं। जैसे कि बुक्स हो गई, साहित्य हैं, पत्र पत्रिकाएं हैं, TLMs है जिनका प्रयोग हम करते हैं, और श्रव्य दृश्य साधन सामग्री है, या अगर हम यहाँ पे समूह शिक्षण टीम टीचिंग भी करते हैं तो वो भी क्या है? इनके सपोर्ट सिस्टम ही है। तो ये आशा है आपको ये सामग्री समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। और इसके साथ ही मैंने अभी पिछली वीडियो में एक क्वेश्चन पूछा था जो टीचिंग मॉडल से संबंधित, जो कि जून 2024 के एग्ज़ाम में आया हुआ था, और मैंने उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए दिया था, लेकिन अभी तक जो है कमेंट बॉक्स में कोई आंसर नहीं आया है। तो चलिए उस क्वेश्चन को भी हम लोग एनालाइज कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन था, शिक्षण प्रतिरूप और प्रतिपादकों के असत्य युग्म का चयन कीजिए। असत्य युग्म यानी कि यहाँ पर मॉडल और प्रोपाउंडर का जो जोड़ा दिया गया है उसमें कौन सा गलत है, गलत वाले को बताना है। तो चलिए देखते हैं। इसमें सामाजिक अंतःक्रिया मॉडल यानी सोशल इंटरेक्शन मॉडल, इनका डीवी और हर्बर्ट। तो ये सही बात है, सोशल इंटरेक्शन मॉडल जो है डीवी है और हर्बर्ट है, ये सही है, यानी ये असत्य युग्म में नहीं आएगा। नेक्स्ट है क्या? व्यवहार परिवर्तनकारी मॉडल यानी बिहेवियरल अल्टरेशन मॉडल, कार्ल रोजर्स। तो अब याद करिए, कार्ल रोजर्स जो हैं वो मैंने कल आपको क्लासिफिकेशन में बताया कि कार्ल रोजर्स क्या हैं? वो नॉन डायरेक्टिव के हैं, नॉन डायरेक्टिव मॉडल, नॉन डायरेक्टिव मॉडल इन्होंने दिया है। अनिर्देशित मॉडल इसको किसने दिया है? कार्ल रोजर्स ने दिया है। और व्यवहार परिवर्तनकारी मॉडल बिहेवियरल अल्टरेशन, ये बिहेवियर की बात किसने की है? स्किनर ने की है। तो ये वाला जोड़ा तो गलत हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, सामाजिक परीक्षा मॉडल। सामाजिक परीक्षा मॉडल यानी इसको कहते हैं सोशल इंक्वायरी मॉडल, कॉक्स और बायरन, ये भी सही है, इसको हमने डिस्कस किया हुआ है। सूचना विकास प्रतिरूप इंफॉर्मेशन डेवलपमेंट मॉडल, ये स्किनर का तो नहीं, सूचना से मतलब स्किनर का कुछ है ही नहीं, क्योंकि स्किनर ने क्या है? व्यवहार से बात करी है। इनका ऑपरेंट कंडीशनिंग मॉडल है, प्रोग्राम लर्निंग मॉडल है इनका। और मैंने एक स्व जागरूकता करके एक बताया, क्या था?
स्वनियंत्रण, इनका एक स्वनियंत्रण करके भी एक मॉडल है ऑपरेंट कंडीशनिंग का, प्रोग्राम लर्निंग का। इस तरह के मॉडल हम स्किनर के नाम पे कह सकते हैं। लेकिन सूचना विकास की अगर जो बात हो रही है, सूचना विकास प्रतिरूप को किसने दिया है? विलियम जॉर्डन ने, विलियम जॉर्डन। तो यहाँ पे आते हैं, किसका नाम आता है? विलियम जॉर्डन। विलियम जॉर्डन। तो जाहिर सी बात है ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। स्व जागरूकता मॉडल यानी कि सेल्फ अवेयरनेस मॉडल, ये पॉल और शुट्ज़ का, ये सही है। अब आप कहेंगे कि पहले की वीडियो में तो आपने जागरूकता अवेयरनेस मॉडल बताया था और आंसर में फिट्स था, तो वहाँ अवेयरनेस मॉडल में फिट्स था और यहाँ सेल्फ अवेयरनेस मॉडल में पॉल और शुट्ज़ हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक मॉडल में एक ही व्यक्ति का नाम हो, एक मॉडल के अंतर्गत कई सारे व्यक्ति भी सम्मिलित होते हैं। तो पॉल और शुट्ज़ ने भी अवेयरनेस की बात की गई है, इसमें सेल्फ अवेयरनेस की इन्होंने बात करी है, ये वाला सही है। क्या गलत है? बी और डी, बी और डी, ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो आशा है आपको हमारी ये एनालिसिस पसंद आई है। अगर आपको आज की क्लास बेनिफिशियल लगती है तो क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने सुझावों को कमेंट के माध्यम से शेयर कीजिएगा, कुछ फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हमारे चैनल मिशन शिक्षा को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।